हाँ साथियों, आप देख रहे हैं कि कक्षा 10वीं की ये गणित की किताब है। आप लोगों के बीच आज मैं गणित का विषय लेके आया हूँ। आप लोग को पहले भी हम गणित में संख्या पद्धति के बारे में बताए थे। आज हम लोग क्या करते हैं, कक्षा 10वीं की जो गणित है, आप इसमें सबसे पहले अगर हम देख पा रहे हैं तो इससे पहले भी हम संख्या के बारे में आपको बहुत सारी संख्या के बारे में डिटेल्स में बताए हैं पिछले वीडियो में। अब हमारा जो पहला लेसन है वो वास्तविक संख्या है ना। तो आपको उस दिन हम बताए थे कि संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या भी आपको बताए थे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत 5 संख्याएं आती है। ये सारी बातें हुई थी, लेकिन फिर आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको बताते हुए थोड़े थोड़े करके, और उसके बाद हम कक्षा 10वीं का 1.1 का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखें कि अब हम लोग जो है संख्या के बारे में पहले जानेंगे। सबसे पहले जो हम लोग का संख्या है, जो हम लोगों को 10वीं क्लास में पढ़ना है, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। अब ये वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या के बारे में आपको बताए थे कि वास्तविक संख्या जो है कि 5 प्रकार का है। कौन कौन सा है? तो वास्तविक संख्या जो है, इसमें सबसे पहला संख्या जो आता है वह आता है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या के बारे में पहले भी आप लोगों को हम बताए हैं, फिर आपको हम हल्के में बता देते हैं। प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें तो इस संख्या को सबसे पहले n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। और इस संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसको 1 से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3। इसका अगर एग्जाम्पल लेना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे आप और भी बढ़ सकते हैं, अनंत तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या हो गई। आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पिछले दिन मैं जो बताया हूँ वो आपका एक्सप्लेन करके काफ़ी डिटेल में संख्या के बारे में बताया हूँ। आज हमको नया आगे का लेसन पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा सा इसका हम प्रयोग करना है आगे, इसलिए इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है छात्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आप सबसे पहले अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब फिर संख्या में आपको हम बताए थे पूर्ण संख्या। क्या बताए थे? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, और इसे W से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम लोग अनंत तक जा सकते हैं। यह संख्या कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। यह कौन सी संख्या हो गई? आप देख पा रहे होंगे, देखने में कोई कठिनाई तो नहीं है। यह पूर्ण संख्या। अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप रोक करके भी लिख सकते हैं, ओके। अब हम लोग पूर्ण संख्या जान गए। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोगों को कुछ बताए थे। क्या बताए थे हम? कि पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जिसको कि हम माइनस से लेकर के प्लस तक ले जा सकते हैं। कहाँ तक ले जा सकते हैं? माइनस से लेकर के प्लस तक ले जा सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या के बारे में अगर हम लोग लिखें एग्जाम्पल, तो पूर्णांक संख्या में माइनस, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अनंत से शुरू करते हैं और आते हैं -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। इस तरह से अनंत तक हम जा सकते हैं। यह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और पूर्णांक संख्या जो है, आप जानते हैं
कि जो संख्या माइनस से शुरू होकर के प्लस अनंत तक जाती है, माइनस अनंत से शुरू होकर के जीरो और जीरो से लेकर के प्लस अनंत तक जाती है, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये पिछली कक्षा में भी हम बताए थे। अब चौथा नंबर में आ जाता है, आपको बताए थे कि वास्तविक संख्या 5 प्रकार का होता है, जिसमें कि आपको हम पहला संख्या बताए कौन सा? प्राकृतिक संख्या, जिसको कि n से सूचित करते हैं और इसको 1 से लेकर के अनंत तक गिन सकते हैं। और दूसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, इसे w से सूचित करते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को जोड़ देते हैं तो वह कौन सी संख्या हो जाती है? तो पूर्णांक संख्या हो जाती है। पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत पर ख़त्म होती है। ठीक है, अब हम लोग पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या जान गए। अब पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो माइनस अनंत से शुरू होती है और प्लस अनंत में जाकर के ख़त्म होती है। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया है। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं हो, वैसी संख्या कौन सी कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। मैं लिख भी दे रहा हूँ हल्के हल्के में कि परिमेय संख्या प्रत्येक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जान गए। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी आधार। ये होता है आधार, ये होता है आधार। ठीक है, बेस कभी भी जो है कि शून्य नहीं होना चाहिए। और ये होता है अंश। ये क्या होता है? अंश। तो इसको हम लोग अपने भाषा में अंश बटा हर भी बोलते हैं, यानी p/q को हम लोग अंश बटा हर के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन इस संख्या में अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसमें किस प्रकार से ले सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग को पिछली कक्षा में भी हम बताए हैं, उस वीडियो को भी एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लिखते हैं जीरो क्या है? जीरो जो है, जीरो क्या है? क्योंकि q बराबर हम पहले ही लिख दिए कि 0 नहीं हो सकता है। तो पहले तो जीरो क्या है? तो जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होगी जो p/q के रूप में लिखा जाएगा, एक तरफ हम यह कह रहे हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब जब 0 परिमेय संख्या है तो q बराबर तो 0 होना चाहिए आप लोग के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेस में अगर कोई चीज़ 0 होगा उससे अगर हम भाग देंगे तो वो अनंत हो जाता है। ठीक है, इसलिए वह परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिखेगा। लेकिन 0 अपने आप में स्वयं में यह एक परिमेय संख्या है। अगर हम लोग लिखते हैं 1/0, क्या यह परिमेय संख्या है? यह परिमेय संख्या नहीं है। लिखते हैं 1/3, क्या यह परिमेय संख्या है? जी हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। हम लिख देते हैं 2/4, क्या यह एक परिमेय संख्या है? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं। अब क्यों नहीं है? जब हम बोले हैं कि बटा में सिर्फ जो है कि 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ 4 आ रहा है और हम बोल रहे हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है यह परिमेय संख्या? सोचने वाली बात है। यहाँ तो आप आकर के फंस गए, है ना। तो परिमेय संख्या में एक चीज़ हमको बताना यह है कि परिमेय संख्या जो होगा उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसका जो HCF है
P और Q का जो HCF है वो कभी भी क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। वह क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखते हैं कि इसका HCF जो है एक आता है कि नहीं आता है। तो अगर इसका HCF हम करेंगे, 2 और 4 का HCF करेंगे तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 और 4 का HCF करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर हो और जिससे दोनों कट जाए वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब 2 को अगर हम कटाएंगे तो 1 से भी कट सकता है, 1 से 2 भी कट सकता है, 1 से 4 भी कट सकता है। अब समस्या है कि ये तो लोएस्ट हो गया, इससे ऊपर का हमको देखना है। तो ऊपर का हम देखते हैं कि 2 से हम देख रहे हैं 2 भी कट जा रहा है और 4 भी कट रहा है। इसका HCF जो है वो 2 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 तो हो नहीं रहा है। जब 1 इसका HCF नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इसका जो रूप है, इसका जो मतलब कि सरल रूप है, इसका जो सरल रूप है, तो इसका सरल रूप कहने का मतलब, सरल रूप कहने का मतलब अगर 2/4 है तो 2 से 4 कट गया, यानी 1/2 आ रहा है। और 1/2 जो है यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो हम सोचते हैं, हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताया है। अब हम लोगों का जो बच गया लास्ट में एक संख्या और बच गया है। एक संख्या वह क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तक आप लोग जान गए। अब अगला है अपरिमेय संख्या। हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में जानेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मोबाइल में रोक करके इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। आगे बढ़ें। आप लोग क्या क्या पढ़ लिए, कौन कौन सी संख्या पढ़ लिए? तो आप लोग पढ़ लिए प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, परिमेय संख्या पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। किस में चलते हैं? अपरिमेय संख्या। पूरा ही लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो आप सीधा बोल सकते हैं कि जिस संख्या को P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन हम लोग अपरिमेय संख्या को आखिर डिफाइन करना होगा। तो सिर्फ यह बोलने से काम नहीं चलेगा कि जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमको क्या करना होगा, अपरिमेय संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो हमको यह देखना होगा कि आखिर अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो है रूट के अंदर अगर लिखते हैं, रूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखते हैं। रूट अंडर अभाज्य संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रूट अंडर अभाज्य संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रूट अंडर अभाज्य संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब कैसे हो जाएगा? तो संख्या तो ऐसी भी होती है ना, √2, √3, √5, √7। अब अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे, 2 से भाग नहीं लगे, वह संख्या जिसमें कि सिर्फ 1 से या अपने आप से भाग लगे, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर हो गए आप लोग? यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम लोग जो है आते हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में और कुछ तो खास नहीं है। अभाज्य संख्या को हम लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 1.001001। इस तरह से एक सीरीज में जो संख्या आएगी वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे की ओर, जो हम लोगों का कक्षा 10 का वास्तविक संख्या में जो पढ़ना था, क्लास 10 का जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन मेथड। क्या पढ़ना है? यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो अब यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, आप लोग को हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में आज विस्तृत में जानकारी देंगे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है। कोई बता सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, हम देख लेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन मेथड में सबसे पहला क्या बात है कि जो संख्या होती है ना, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं दो संख्या, एक ए ले लेते हैं, एक दो संख्या ले लिए ए और बी, यानी कि अब ए और बी में बी से बड़ा होगा ए, बी से बड़ा होगा ए, हम मान लिए हैं कि बी से बड़ा होगा ए, तो इसको हम लोग यूक्लिड परिमेय में कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ए बराबर, जब ये चिन्ह हटता है तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला ही होता है, ये यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला ही होता है। और 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, और आर से छोटा होता है बी, ठीक है, आर से छोटा होता है बी, ठीक है, यानी बी से छोटा होता है आर, सॉरी बी से छोटा होता है आर, और 0 से बड़ा होता है आर से बड़ा होता है 0। इस बात को आप लोग समझ गए, इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे के बिंदु पर बात करते हैं, और यह Q क्या है, Q क्या है और R क्या है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम हैं। तो Q जो है ये है भाजक, ये क्या है भाजक, ये क्या है, सॉरी ये है भागफल, ये क्या है भागफल, ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल, ये क्या है शेषफल। अब इस यूक्लिड विभाजन मेथड में मेन हम लोग को ध्यान देना रहता है भागफल और शेषफल पर, और इसमें सबसे बड़ा जो मूल बात है कि शेषफल को हमेशा 0 कर देना होता है। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो मेरा यूक्लिड विभाजन सफल हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग समझ पा रहे हैं। अब यूक्लिड विभाजन में एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि 5 जो है 5 से बड़ा है, नहीं सॉरी 5 से बड़ा कर रहे हैं, 2 से बड़ा है 5, 2 से बड़ा है 5। तो 2 से अगर बड़ा होता है 5 तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 5 बराबर 2, और 2 से भागा देते हैं 5 को, 2 से भागा 5 देते हैं तो 2 जा 4 हो जाएगा और बच जाता है 1। अब 2 जा 4 होता है और बच जाता है 1। तो इसको यूक्लिड विभाजन में हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको अतः यूक्लिड विभाजन में इसको कैसे लिखा जाए? तो यूक्लिड विभाजन का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब तो हमारा ये शेष हो गया, ये क्या हो गया शेष हो गया, और ये क्या हो गया भागफल हो गया, ये शेष हो गया और ये भागफल हो गया। तो इसको अब यूक्लिड विभाजन में अगर हम लोग पुट करना चाहें, और संख्या क्या है, मान लीजिए ये है a और ये है b, तो a के जगह पे हम लोग 5 दे देते हैं और b के जगह पे 2 दे देते हैं, और यहाँ पे q के जगह पर क्या दे देते हैं गुना 2 दे देते हैं, और फिर प्लस 1 दे देते हैं। ये यूक्लिड विभाजन में हम लोग ऐसा कर दिए। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 जा 4 प्लस 1। तो अब देखिए 5 बराबर 5 आया कि नहीं, 5 बराबर 5 आया, इसका मतलब LHS बराबर RHS, यानी प्रूव, यानी प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हम लोग कर लिए है ना कि यूक्लिड विभाजन में क्या होता है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन को और हम अच्छे तरह से एक एक करके आगे बढ़ते हैं और सवाल को बना के देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन में और हमको क्या मिल रहा है। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आप कॉपी में अगर लिखते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी में लिखते रहिए, इससे जो है आपको जल्द से जल्द चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप लिखते जा रहे हैं,
जहाँ समस्या आएगी वहाँ वीडियो को रोकिए और फिर से उस वीडियो को देखिए और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं उस चीज़ को निश्चित रूप से आप लोग सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यूक्लिड विभाजन को आप लोग समझ गए होंगे। अब कक्षा 10वीं का जो गणित है आप लोगों के पास, कक्षा 10वीं का जो गणित है आप लोगों के पास, आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। इसमें लेसन 1.1 है। इसमें क्या है? लेसन 1.1 है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, इस लेसन का ये जो पांचों सवाल आप लोग को दिख रहा है, इस पांचों सवाल को आज हम बहुत गहराई से सॉल्व करेंगे और आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। और ये सवाल जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक होकर के इसको सुने। आप लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और समझने का प्रयास करें। तो अब हम लोग कक्षा 10 का जो है यूक्लिड विभाजन मेथड से हम लोगों को पूरा इसको सॉल्व करना है। अब जो है प्रश्नावली हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 या प्रश्नावली 1.1। देखिए यह बुक जो है NCERT का है। और अब जो है हम जो अभी पढ़ा रहे हैं इसमें NCERT का संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों के बीच रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमको कहा जा रहा है, हम बुक से थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि आप लोगों को आसानी हो। 1 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग भी लिखते जाइएगा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, आप देख लिए इसमें 3 सवाल दिया हुआ है, तीनों को हम लिख देते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है 135 और 205, बी नंबर में 196 और 0 और तीसरे नंबर में है 7 और ये संख्या। ये 3 सवाल आप लोग को दिया हुआ है इस बुक में, आपने जो कि देखा। अब इसका हम सॉल्यूशन एक एक करके करते हैं। शायद आप लोग क्वेश्चन यहाँ तक लिख लिए होंगे क्योंकि सवाल इसका थोड़ा सा होता है। अभी जो पहला बार मैं समझाऊंगा काफ़ी एक एक टर्म्स को समझाऊंगा, जिससे कि एक सवाल बनते ही दूसरा सवाल आप खुद जो है कि कहेंगे कि हम ही से बन जाएगा सर, है ना। तो मैं वैसा बताना चाहता हूँ। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। अगर पहला प्रश्न का बात करें तो पहला प्रश्न में आप क्या दिख रहे हैं, 135 और 125 है। 135 और 125 है। तो 135 और 125 का हम यूक्लिड विभाजन मेथड से HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करने का रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कर रहा है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन से अभी हम सीखे हैं कि संख्या दिया हुआ है 135 और 225 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 225 से बड़ा है 135 मान लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूक्लिड
विभाजन परिमेय लगाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय को हम लोग अभी थोड़ा देर पहले प्रूफ किए हैं कि a बराबर होता है BQ प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन मेथड में आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये निश्चित रूप से आप पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन में ऐसा होता है। तो यूक्लिड विभाजन के हिसाब से अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? यूक्लिड विभाजन मेथड के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो संख्या 135 है और 225 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर रफ वर्क भी उसी कॉपी में करना है जो कि दिख सके कि आप कैसे बनाएं। 225 को हम 135 से भगा देंगे, 225 को 135 से भगा देंगे तो अगर लगाएंगे 13 दूना 26 हो जाएगा, यानी 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ 22 ही है तो हम लोग एक ही बार में लगाएंगे, एक बार में लगाते हैं तो 135 हुआ। इसमें से 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे 12 आ गया, तो 12 में से 3 चल गया तो 9 10 11 12, 9 3 12, यहाँ 9 हो गया। ये कितनी आ गई? 90 आ गया। कितना आ गया? 90 आ गया। अब 90 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 225 बराबर 135 गुना, ये क्या है? ये Q है और ये R है, तो लिखेंगे 1 प्लस 90, 1 प्लस 90। क्लियर है? ऐसा लिखते हैं। ये हो गया केस 1, केस 1, ठीक है? अब दूसरा केस में बात करते हैं। यहाँ तो 0 नहीं आया, हम यूक्लिड विभाजन में कहे हैं कि R जो है, R का मान हर हाल में 0 लाने का प्रयास करना है। तो अब दूसरा स्टेप कैसे करेंगे? तब केस सेकंड करते हैं, केस सेकंड। ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड है। केस सेकंड में फिर से लिखेंगे। अब हमारे पास बचा हुआ कितना है? तो मेरे पास जो बचा हुआ है उसी को लिखना है केस 2 में। केस 2 में मेरे पास बचा हुआ है 90। क्या बचा हुआ है? 90 बचा हुआ। अब इस 90 को हम कैसे तोड़ेंगे? ठीक है ना? 90 को 90 नहीं, अभी तो 135 बचा हुआ है, सॉरी, कितना बचा हुआ है? 135 बचा हुआ है, ठीक है? इसको तो तोड़ के 90 ले आए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 135 को 90 से भगा देंगे, ठीक है? अगर इसको हम करते हैं, 135 को 90 से भगा देते हैं तो एक बार में हम देते हैं, एक बार में देते हैं और लिखते हैं 90। 0 में से 5 गया 5, 9 10 11 12 13, 9 4 13, 45 बच रहा है। तो 45 क्या हो गया? R का मान हो गया। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 90 गुना 1 प्लस 45। समझ रहे होंगे आप लोग? समझने में कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, हमको लग रहा है, और लिखते भी जाइएगा। ये चीज़ हो गया। अब केस थर्ड की ओर चलते हैं। केस थर्ड में देखते हैं क्या होता है। केस थर्ड यानी केस तीसरा में हम लोग को क्या करना है? तो बचा हुआ संख्या अब कितना है? 90 है। अब 90 को हम लोग करते हैं, अब 90 को भगा देते हैं 45 से, तो 45 दूना 90, यह कट गया। तो इसको क्या लिखेंगे? 45 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए कि अंतिम वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। अंतिम वैल्यू 0 आ गया। यहाँ से आप क्या समझे? अगर अंतिम वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब है कि यह जो है भाज्य है। यह क्या है? अंतिम शेष अगर 0 आया है, क्या आया है? अंतिम शेष 0 है और भाजक कितना है? इसका 45 है, ठीक है? अतः अंतिम शेष फल 0 है। अंतिम शेषफल 0 है, लिखते भी जाइएगा। अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक क्या है? 45 है। भाजक क्या है? 45 है। भाजक क्या है? 45 है। तो आप देख पाए। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि HCF किसका किसका हमको HCF करना था? 2 2 5 और 1 3 5 का। इसका जो HCF आता है
जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक होता है जिससे कि हम भाग लगाते हैं, वही इसका HCF हो जाता है। तो इसका HCF कितना हो गया? 45 हो गया। इसका HCF कितना हो गया? 45 हो गया। मतलब क्या, इस सवाल का जो आंसर है वह कितना हो गया? 45 हो गया। एक नंबर आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। 135 और 125 का हम यूक्लिड विभाजन मेथड से HCF ज्ञात कर रहे थे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 135 और 125 का हम लोग जब यूक्लिड विभाजन मेथड से HCF निकाल रहे थे तो हम मान लिए कि 125 से बड़ा है 135, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाए। यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर आप लोग जानते हैं, मोस्ट VVI सवाल है ये, मोस्ट VVI सवाल है आपके 10वीं कक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप A बराबर BQ प्लस R देख लिए, ठीक है। A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R होता है। और हम लोग क्या किए कि A का मान हम लोग लिख दिए कितना? A बराबर दिया हुआ है 125 और B बराबर दिया हुआ है 135। तो 125 और 135 तो लिखे, लेकिन 135 से 125 को भागा लगाए तो एक बार में यह कट के 90 बचा, कट के 90 बचा। तो एक बार में 135 कितना बार में कटा? एक बार में कटा। और कितना शेषफल बचा? तो 90 बचा। फिर हम दूसरी बार में क्या किए? जो 90 बचा हुआ था, इस 90 को हम लोग मान लिए कि अब 135 को हम 90 से भगा देते हैं। तो एक बार तो 125 का काम खत्म हो गया, अब बचा है 135। 135 को हम जब 90 से भाग दिए एक बार में, तो बचा कितना शेषफल? 45 बचा। अब तीसरा स्टेप में क्या करें कि जो 90 बचा हुआ था, अब क्या बचा हुआ था? ये 90 बचा हुआ था, इस 90 को इस 45 से भगा दिए ना। तो 90 को जब 45 से भगा दिए तो 45 दूनी 90 प्लस शेष में क्या बच गया? कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो हमारा यूक्लिड विभाजन में ये मकसद ही था कि R का मान हमेशा हमको 0 लाना है, और हम 0 लाए और इसका जो है यह अंतिम शेषफल 0 आ गया तथा भाजक जो है 45 है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 45 होगा। जो भाजक होगा वही अंतिम भाजक होगा, वही उसका HCF होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे या लिख भी लिए होंगे, क्योंकि काफ़ी धीरे से पढ़ा रहे हैं, जो कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्लियर? पहला सवाल बन गया। अब हम लोग दूसरी सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है? 196 और 38220 ये सवाल है। अब इसको कैसे बनाना है? इसमें भी फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन मेथड लगाएंगे। लिख देंगे 38220 से बड़ा हो जाएगा 196, मान लेते हैं हम लोग। अब इसमें लगाते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाते हैं, परिमेय लगाते हैं। अब इस यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। और यूक्लिड विभाजन परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A का मान कितना है? 38220 और B का मान कितना है? 196। तो सबसे पहले 38220 को हम लोग भगा देते हैं 196 से, 196 से। जब 196 से भगा देते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। 196 अगर 2 बार में करते हैं ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाते हैं। 196 6 6 12 माइनस कर रहे हैं, 6 6 12, यहाँ बच गया 7 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये बच गया 8। और यहाँ पे आपका कितना बच गया? यहाँ से एक पैसा ले लिए थे, एक में से एक गया तो एक बच गया, 186 बच गया। अब 186 बच गया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम लोग यहाँ बगल से एक अंक और उतार लेते हैं। एक अंक और अगर हम उतार लेते हैं तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? यह देख रहे हैं कि अब ये कितने से कटेगा। तो हम लोग कर सकते हैं 9 दूना 18। तो ऐसा करते हैं 9 से लगाते हैं। 9 से अगर लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 9 से हम लोग गुना कर लेंगे, 9 छाके
9 छाके 54 के 4 हाथ में, 9 छाके 54, 5 उसके बाद 9 नमा 81 और 5 82 83 84 85 86 का 6 हाथ में 8, हाथ में 8 और 9 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया, 9 8 17, 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, 9 8 कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, 9 8 17 हो गया। इसको लिख करके इसमें से घटा लेना है। अब देखिए कि यहाँ पे 2 है तो मतलब 12 है, 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 6 है, लेकिन यहाँ अब हो कितना गया है 5 हो गया है। एक पैसा लेंगे 15, 15 तो 9 6 15, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8 6 14, 8 9 6 15। ठीक है, यहाँ 9 हो गया, यहाँ से एक पैसा ले लिए तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब उतार लिए 0, अंतिम संख्या उतार लिए हैं 0। अब ये कितना बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम लोग एक बार इसको 5 बार में ट्राई करते हैं, क्योंकि 6 5 30 होता है, 30 का शून्य हाथ में 3। अब क्या हो गया 6 5 30 के शून्य हाथ में 3, 9 5 45 46 47 48 का 8 हाथ में 4 4 और 5 4 9 हो गया। ठीक है, इसको और इसको गुना करेंगे तो इतना मिल जाएगा, तो ये कट गया। अब यूक्लिड विभाजन में एक ही बार में ये क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि इतना गुना 195 प्लस 0, 196 गुना 195, 195 प्लस 0 हो गया। यानी क्या शेषफल आपका 0 हो गया और भाजक 196 हो गया। शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, भाजक कितना हो गया 196। हम लोग 196 से भाग दिए। इसका मतलब यह है कि HCF जो है 38220 और क्या था संख्या 196 का जो HCF है वो हो जाएगा 196। यह आपका आंसर आएगा, यह आपका आंसर आएगा। ठीक है, जो अंतिम जिस चीज़ से हम भाग देते हैं, जिस चीज़ से हम भाग देते हैं जहाँ से वह 0 आ जाता है, वही अंतिम भाजक जो है आपका जो है HCF कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग सवाल नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर लिख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं और तीसरा नंबर का सवाल बनाते हैं। चलिए अब इसका अंतिम सवाल देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन का। अब इसको किससे सॉल्व करना है हम लोग को, यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय में हम लोग देख रहे हैं 867 से बड़ा मान लेते हैं कि 255 है। तो इसमें यूक्लिड विभाजन में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये जानते हैं। तो केस 1 हम लोग करते हैं, 8 6 7 बराबर लिख देते हैं 2 2 5। अब क्या करते हैं 2 2 5 से, सॉरी 5 है, 5 5 से इसको भागा देते हैं 8 7 6 को। ठीक है, जब इसको भाग देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 3 बार में लगाते हैं। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 1 3 दूना 6 1 7। ठीक है, जब ऐसा करते हैं तो 5 2 7 0 1 बच जा रहा है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं इसको फिर से लगाते हैं। फिर से जब इसको लगाएंगे तो क्या होगा कि 102 बच गया, वहाँ 225 है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन में इंटू 102, ये तो शेषफल है, इंटू 3 प्लस 102 लिख सकते हैं, इंटू 3 प्लस 102 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब सेकेंड चरण में चलते हैं। केस 1 था ये, केस 2 में चलते हैं। केस 2 में अब हमारे पास बचा हुआ संख्या कितना है 102 है। बचा हुआ संख्या कितना है 102 है, 102 है। इसको हम लोग क्या करते हैं 102 को
अब हम लोग 255 को 100 बचा हुआ संख्या अब 255 है, 255 है। अब 102 गुना, अब देखते हैं 255 को 102 से भाग देते हैं। जब 255 को 102 से भाग देते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसको 2 से लगाते हैं। इसको किससे लगाते हैं, 2 से लगाते हैं। 2 दूना 4, 0 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4 1 5, 5 कट गया, बचा क्या हमारे पास 51। तो क्या लगा, 2 बार में लगा प्लस 51। अब केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में मेरे पास क्या है, केस थर्ड में मेरे पास बच गया है, अभी जो बचा हुआ है 102 है। अब 102 को हम लोग लगाते हैं किससे, 51 से लगाते हैं। 51 से 102 को जब लगाएंगे तो 2 बार में 102 आ जाएगा और कट के 0 आ जाएगा ना, तो गुना हो गया 2 प्लस 0। तो यूक्लिड विभाजन में आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें क्या करना है कि संख्या को हमको 0 ले आना है। तो अतः अब क्या हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, कितना कितना का HCF था 867 और कितना 255 का, और जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। इसका HCF हो गया 51। ये हो गया आपका 10.1 का सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल के बारे में जानेंगे। सवाल नंबर 2 को बोर्ड पे लिखेंगे और फिर जानेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 2 से लेकर के 5 तक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को कठिनाई होगी। धन्यवाद।